माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी, उत्तर प्रदेश शासन में मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, वरिष्ठ न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ न्यायमूर्ति श्री आर मसूदी जी, महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश श्री अजय कुमार मिश्र जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बार काउंसिल श्री शिव किशोर गौड़ जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सम्मानित सदस्यगण, अध्यक्ष अवध बार हाईकोर्ट लखनऊ CRT शाही जी, महासचिव अवध बार एसोसिएशन लखनऊ श्री मनोज कुमार द्विवेदी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन श्री राजेश खरे जी, सचिव विक्रांत पांडे जी, बार काउंसिल के सभी सम्मानित सदस्यगण, आज के समारोह में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित न्यायमूर्तिगण, अधिवक्तागण, स्मृति शेष अधिवक्ताओं के परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर अपने परिजनों को और परिवार के एक ऐसे सदस्य को जिस परिवार की आर्थिक रीढ़ का आधार था, होने वाले ऐसे सदस्यों को अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि और सहयोग राशि प्रदान करने के लिए हमारे माननीय न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी ने समय दिया। मैं सबसे पहले उनको हृदय से उनका स्वागत करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पर्व और त्योहार का आनंद इससे अच्छा नहीं हो सकता जब हम किसी गरीब के साथ, किसी निराश्रित के साथ खड़े होकर के उसकी सहायता के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है कि इन 577 परिवारों के साथ जुड़े हुए उन हजारों परिवारों को भी इससे अवश्य कुछ संतोष की अनुभूति होगी। मैं इस अवसर पर उपस्थित अपने सभी माननीय न्यायमूर्ति गणों का, मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों का, बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना समय निकाल करके आज यहां पर लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभों के समन्वय से प्रारंभ इस सोशल वेलफेयर की इस बेहतरीन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। और मैं इस अवसर पर स्मृति शेष उन सभी अधिवक्ताओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आजादी के पूर्व बेहतरीन पेशे के रूप में लोकप्रिय रहे अधिवक्ता बनने की इस तमन्ना को सजो करके इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। आज वे भले ही नहीं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य
उनकी स्मृतियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जिन परिवारों को मंच पर आमंत्रित करके उनकी राशि का डेमो चेक उपलब्ध कराया जा रहा था, जब मैंने उनसे पूछा तो उसमें से मैं देख रहा था कि उसमें भी ज्यादातर स्मृति शेष अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्य भी अधिवक्ता पेशे को ही उन्होंने चुना है। उनके पुत्र या परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस पेशे के साथ जुड़ा हुआ है। संसदीय लोकतंत्र इस समन्वय और आपसी सूझबूझ के साथ चलने का एक संदेश हम सबको देता है। इस समन्वय जहां लोकहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। लोकहित है तो राष्ट्रहित भी उसके साथ निहित होता है। और जब हमारी प्रायोरिटी में इस विषय होते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो एक दूसरे के पूरक है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और उसकी आधारशिला पड़ती है सुशासन से। सुशासन की आधारशिला पड़ती है रूल ऑफ लॉ से। और रूल ऑफ लॉ यह हमारी लक्ष्मण रेखा समाज के हर व्यक्ति के लिए तय करती है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में नागरिक कर्तव्य के रूप में हम सबको दिया। हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। और 26 नवंबर 1949 से भले ही हमने वो तिथि कहीं ना कहीं विस्मृत की होगी, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और इस दिन नागरिक कर्तव्यों के प्रति हम सबको आग्रही भी बनाया। हमारे नागरिक कर्तव्य क्या है? अक्सर होता है, टकराहट होती कहां है? जब हम अधिकार की चर्चा तो करते हैं लेकिन कर्तव्य की नहीं करते। स्वाभाविक रूप से वहीं पे टकराहट होती है। हमें अपने अधिकार तो चाहिए होते हैं लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे लिए, भारत के हर नागरिक के लिए, अगर भारत को 2047 में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना, एक विकसित भारत बनाना है, हर भारतवासी के चेहरे पर खुशहाली लानी है, उसके ईज ऑफ लिविंग को बेहतरीन करना है, तो हमें अपने नागरिक कर्तव्यों को उतना ही प्राथमिकता देनी पड़ेगी। नागरिक कर्तव्यों को अगर हम प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाते हैं, कोई कारण नहीं 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। और एक ऐसा भारत जिसमें किसी भी तबके को, क्या वह अधिवक्ता हो, क्या वह समाज के किसी भी स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति हो, वह पत्रकार हो, वह कर्मचारी हो, वह किसान हो, वह युवा हो, वह महिला हो, वह स्वतः आत्मनिर्भरता की उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भारत के निर्माण में, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे रहा होगा। और वह उसका एक लघु रूप आज यहां पे देखने को मिला है। कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है। हम सबके साथ अधिवक्ता भी हैं, तो दिवंगत अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्य भी हैं। और स्वाभाविक रूप से जिनके बगैर कोई कार्यक्रम आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसमें पत्रकार अवश्य है। तो यह चौथा स्तंभ तो हमारे साथ स्वतः ही जुड़ जाता है। तो ये सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और हम लोग हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि चीजें बढ़नी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। शासन के पास जब अपने सोर्स ऑफ इनकम होंगे तो वेलफेयर के रास्ते अपने आप ही खुलते हुए दिखाई देंगे और जरूरतमंद को ये चीजें मिलें। आज जरूरतमंद को इन चीजों को उपलब्ध करवाने का परिणाम है
हम लोग प्रदेश में वर्तमान में 1 करोड़ परिवारों को, लगभग 1 करोड़ परिवार प्रदेश के अंदर ऐसा है जिन्हें हम प्रति माह पेंशन स्कीम्स के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें निराश्रित महिला पेंशन भी है, वृद्धावस्था पेंशन भी है और दिव्यांगजन पेंशन भी है। 1 करोड़ परिवार हैं। बिना भेदभाव के उसकी पात्रता तय है। और मैं यही पूछ रहा था और मैं कहूंगा, सचमुच बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं जिनका देखभाल करने वाला कोई नहीं। निराश्रित महिला पेंशन के साथ में या वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म अगर वे भरेंगे तो अवश्य शासन उसको कंसीडर करेगा और उनको एक निश्चित पेंशन की राशि उपलब्ध होती हुई दिखाई देगी। 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने गोल्डन कार्ड जारी कर रखा है, जिन्हें 5 लाख रुपए हर वर्ष मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा का कवर हम उपलब्ध करा रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसे कोई भी जरूरतमंद होगा उसको हम अवश्य इस प्रकार की स्कीम के साथ जोड़ेंगे। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने 56 लाख निराश्रित लोगों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। और आश्चर्य करेंगे, हम लोग तो भौचक रहते हैं जब उन क्षेत्रों में जाके देखते थे। उत्तर प्रदेश में 54 ऐसी बस्तियां थी जो 100 वर्ष पहले बसाई गई थी, लेकिन आजादी के बाद भी उनको वोटिंग राइट नहीं थी। 2017 तक उनको कोई वोटिंग राइट नहीं थी, उनको कोई राशन कार्ड नहीं बनता था, उनको किसी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाता था और वे लोग एकदम खानाबदोश की तरह उन जनपदों में रहते थे, समाज से कटे हुए थे। मैंने उनकी लड़ाई को बहुत नजदीक से देखा था और देश की संसद में उनके लिए एक अधिनियम बने, इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। उसमें सफलता मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2007-8 में उनका अधिनियम पारित होने के बाद, संसद से पारित होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में उसको लागू होने में 10 वर्ष और लगे। और 2017 में जब, जो कि मैंने उस पीड़ा नजदीक से उन लोगों की देखी थी, ऐसी 54 बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देकर के फिर उनको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का काम किया। आज आप देखिए, उन बस्तियों में जाके देखिए, उनके चेहरे की चमक को देखिए। वो गरीब जरूर है लेकिन गर्व से कहता है कि हाँ मैं भारतीय हूं। आखिर हम क्यों नहीं पहुंच पाए उन लोगों तक? क्यों नहीं पहुंच पाए? कुछ तो कारण होंगे। हमने उनकी आवाज के साथ अपनी आवाज को नहीं मिलाया। और भारत ने तो कोरोना कालखंड में यह साबित करके दिखाया कि ठीक है, हम विकसित देश नहीं हैं, लेकिन 140 करोड़ लोगों के साथ सरकार खड़ी होगी। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त करेंगे। लोगों की आजीविका छूटी, सरकार ने कहा नहीं, हम आपके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, राशन की व्यवस्था करेंगे। उन परिवारों के लिए कुछ अतिरिक्त हम फंड उपलब्ध करवाएंगे, उनके लिए हम सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, फ्री में उपचार की व्यवस्था करेंगे, फ्री में टेस्ट की व्यवस्था करेंगे, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था करेंगे। और बड़े लार्ज स्केल में ये कार्य हुआ और कोरोना जैसी महामारी पर भी नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। जब हम सामूहिक रूप से बोलते हैं कि 140 करोड़ लोगों की आवाज होती है और जब हम अलग अलग फिरकों में बंट करके इस आवाज को उठाते हैं तो आपस में ही लड़ भिड़ करके विकास में बैरियर बन जाते हैं। बैरियर नहीं बनना, बल्कि विकास का अनुगामी बन करके इस विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। और आज एक अवसर है, 577 परिवार एक साथ इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। उन सभी परिवारों के प्रति, उनके परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। और आज के इस अवसर पर जब हमारे प्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति भी यहां पर उपस्थित हैं, हमारे वरिष्ठ न्यायमूर्ति लखनऊ बेंच और साथ साथ यहां के हमारे माननीय न्यायमूर्तिगण भी हैं, बार काउंसिल के अध्यक्ष और उनके अन्य मान्य सदस्य भी हैं,
बार एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारीगण भी हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि सरकार आपके साथ में हमेशा खड़ी है, हर प्रकार का सहयोग करेगी, एक नागरिक के रूप में, एक अधिवक्ता के रूप में। क्योंकि अधिवक्ताओं के साथ जब हम लोग खड़े होते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हम उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए खड़े हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया। ये वो लड़ाई है जो देश की आजादी के साथ आगे बढ़ी थी। आजादी के अग्रिम नेताओं में अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई अधिवक्ता जरूर था, वही थे, वही उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। और आज मैंने अपने वरिष्ठ मंत्री को श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को भी इसलिए बुलाया क्योंकि वे पेशे से पहले अधिवक्ता ही थे। तो मैंने कहा जो कुछ बचा खुचा होगा तो उसमें वित्त मंत्री भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, तो कम से कम अपनी बिरादरी का ख्याल तो रखी चाहिए। कॉर्पस फंड की राशि को भी हम लोगों ने जो पहले 200 करोड़ रुपए थी उसको बढ़ा करके 500 करोड़ रुपए कर दिया है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या आनी चाहिए। आवश्यकता पड़ेगी इसमें वृद्धि करने के लिए तो वह भी करेंगे, लेकिन एक 100 वोटों मोड पर ही आपके पास पैसा उन लोगों तक पहुंचता रहे, सरकार के सामने बार बार हाथ न फैलाना पड़े पैसे की, उसके ब्याज की राशि से ही वह राशि प्राप्त होती रहे, जिसमें मृतक आश्रित जो मृतक अधिवक्ता हैं उनके आश्रित को जो हम लोगों ने राशि थी 1.5 लाख रुपये की राशि थी अधिवक्ता कल्याण निधि की, इसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए किया है। और उस राशि को आज यहां वितरण का कार्य के साथ भी जोड़ा जा रहा है। साथ साथ आयु भी पहले केवल 60 वर्ष थी, उसको 70 वर्ष किया गया। लेकिन ये मत मानिए कि 70 वर्ष हम आपकी आयु चाहते हैं, हम चाहते हैं आप 100 साल जी। पूरा आनंद लीजिए जीने का। और मैं तो देख रहा था हमारे यहां गोरखपुर में हमारे एक अधिवक्ता थे, हमारे यहां मंदिर के ही अधिवक्ता थे, उनके 100वें जन्मदिन पर मैं उनको बधाई देने के लिए गोरखपुर गया। आप आश्चर्य करेंगे कि 100वां जन्मदिन उन्होंने मनाया। और 100वां जन्मदिन मनाने के बाद तब तक वह जाते थे गोरखपुर में प्रैक्टिस करने के लिए। उनका ग्रैंडसन भी वहां प्रैक्टिस कर रहा है, उनके पुत्र भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वह भी जाते थे। आप सोच सकते हैं। और उस उम्र में भी थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत थी, लेकिन आवाज में उनकी वही दम थी। और मुझे लगता है कि अधिवक्ता की आवाज में दम है तो फिर तो बोलना ही क्या है। इसके साथ ही 2017-18 से अब तक कुल 2754 जो स्मृति से अधिवक्ता हैं उनके परिवारजनों को 134 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपए की राशि अब तक उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है और ये की जा चुकी है। और आज 577 अधिवक्ताओं को ये 28 करोड़ 31 लाख रुपए आज यहां पर प्रदान की जा रही है, जिसमें यहां पर हम लोगों ने उन अधिवक्ताओं को भी राशि प्रदान की है जो कुछ 12 ऐसे आश्रित भी हैं जिनको 50,000 रुपए प्रति आश्रित की दर से तथा 565 आश्रितों को 5 लाख रुपए की दर से राशि उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो हमारे यहां पर अभी बार काउंसिल के हमारे अध्यक्ष जिस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे थे, इसके तहत उनके द्वारा जो बात यहां पर कही गई कि युवा अधिवक्ताओं की धनराशि, इसमें भी हम लोगों ने 3 वर्ष तक पुस्तक और पत्रिकाओं के लिए भी धनराशि हम उपलब्ध कराते हैं और यह बंद नहीं हुई है। गौर साहब, ये राशि जारी है और अब तक 3,758 युवा अधिवक्ताओं को ये राशि उपलब्ध कराई गई है। और मैं अपने महाधिवक्ता महोदय से कहूंगा कि वह इस बात को जरूर देख लें कि उन सभी युवा अधिवक्ताओं को ये राशि मिलनी चाहिए जिससे वे लोग अपने आप को अपडेट कर सकें। और अच्छा है, अच्छे जर्नल लेके आए, अच्छी कानून की पुस्तकें लेके आए, 3 नए कानून भी आ चुके हैं। इन सभी कार्यों को भी आगे बढ़ाने की तैयारी उनके द्वारा होनी चाहिए।
आज प्रदेश के अंदर मेरा मानना है कि त्वरित न्याय मिल जाए, ये हर व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। टेक्नोलॉजी का हम बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं और मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्य न्यायमूर्ति महोदय को, जिनका इस पर विशेष ध्यान भी है। वे 10 जनपद जहां पर अब तक उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाए थे, हमने विशेष रूप से यहां पर मुख्य सचिव को और प्रमुख सचिव न्याय को भी इस बात के लिए कहा कि भाई आप जितनी जल्दी हो सकता है इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स वहां बनने चाहिए, एक ही जगह अच्छी बिल्डिंग बने, थोड़ा शानदार बने, लोग देख करके इस बात का एहसास कर सकें कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बने, सभी प्रकार के कोर्ट को हम एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में तो लेके आएंगे ही, अधिवक्ताओं के चेंबर भी बने, अधिवक्ताओं के साथ साथ वहां पे उनके लिए अच्छी कैंटीन भी बने, पार्किंग की स्पेस भी हो, और साथ साथ जो हमारा वादकारी आता है उनके लिए भी हम वहां बैठने की व्यवस्था करें, और बेहतरीन उसका एक बन रहा है और हम लोगों ने इसमें धनराशि पूरी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अन्य जनपदों में भी अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करवाई, अलग अलग निधि से पैसा हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है, वहां पर अधिवक्ता चेंबर बन रहे हैं। आपने इस बात को देखा होगा कि हम लोगों ने झांसी, सुल्तानपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बलरामपुर, गोरखपुर में ये राशि उपलब्ध करवाने के साथ ही कासगंज, लखनऊ, श्रावस्ती, मेरठ, इन जनपदों के लिए धनराशि हम पहले ही उपलब्ध करा चुके हैं। और प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 10,000 अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जो मल्टी लेवल पार्किंग और चेंबर बन रहे हैं, 10,000 अधिवक्ता एक साथ वहां बैठ सकता है, उनके लिए जिस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, इसके लिए भी पर्याप्त धनराशि सरकार ने वहां के लिए उपलब्ध करवाई है। 608 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए अवमुक्त की जा चुकी है और यह कार्य भी उस स्तर पर वहां पर चल रहा है। कोई इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शुभारंभ भी प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए भी विश्वविद्यालय के लिए भी 387 करोड़ रुपए की राशि राज्य शासन से उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है और जिसका शुभारंभ 16 फरवरी 24 को हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय चंद्रचूड़ साहब ने आकर के स्वयं इसका शुभारंभ किया। प्रदेश के अंदर अन्य जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, मैं मानता हूं कि प्रदेश सरकार पूरी तत्परता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी और एक मिल करके एक कॉमन मैन को समय से न्याय देने की दिशा में बार और बेंच के साथ साथ के सामूहिक प्रयास के साथ जो भी एक प्रयास होगा उसके साथ राज्य शासन का भरपूर सहयोग रहेगा, पूरा सकारात्मक योगदान रहेगा, जिससे हर व्यक्ति की संतुष्टि लेवल को हम बढ़ा सकें, उसको बेहतरीन जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें, सिस्टम के साथ उसका विश्वास जुड़ सके। और ये मुझे लगता है कि किसी भी शासन के लिए ये महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी कि हम जनता की, आम जनता की संतुष्टि के लेवल को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकेंगे। आज के इस अवसर पर रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर उन परिवारजनों को जिन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया, जो अधिवक्ता पेशे से जुड़े थे और कई दिनों से उनके मन में भी इस बात की लालसा रही होगी कि क्या हमें भी इस किसी स्कीम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और ये मैं मानता हूं एक संजोग है कि यहां पर मुख्य न्यायमूर्ति महोदय भी, हमारे वरिष्ठ न्यायमूर्ति महोदय भी, हमारे लखनऊ बेंच के माननीय न्यायमूर्तिगण भी, हमारे वित्त मंत्री भी, मैं भी और भी सब लोग
एक साथ इकट्ठे हो गए, बार काउंसिल भी, बार एसोसिएशन भी, और वे परिवारजन भी यहां पर आ गए हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अवश्य एक जो शुरुआत हुई है अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, या अवश्य ही न्यायिक क्षेत्र के लिए एक सुखद संजोग होगा, एक सुखद अनुभूति का अवसर होगा, और अवश्य इस दिशा में हम और बेहतरीन कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको रक्षाबंधन की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करने के दिशा में सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में मैं प्रमुख सचिव न्याय श्री विनोद सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। नमस्कार। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री अरुण भंसाली जी, माननीय वित्त और संसदीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय AR मसूदी जी, उच्च न्यायालय प्रयागराज के माननीय न्यायमूर्तिगण, महाधिवक्ता श्री अजय कुमार मिश्र जी, मुख्य सचिव मनोज कुमार जी, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष गौर जी, इस सभागार में उपस्थित अन्य समस्त महानुभाव, आगंतुक, देवियों और सज्जनों, हम सभी जानते हैं कि अधिवक्तागण वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं और समाज में उनका स्थान अग्रणी है। वहीं अधिवक्ता का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा होता है। यह हम सब के लिए अत्यंत संतुष्टि का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा न्याय व्यवस्था में अधिवक्तागण की भूमिका को गरिमा प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु सहमति की गई और कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिषेचित किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय श्री अरुण भंसाली जी का, जिन्होंने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालकर हम सभी का मार्गदर्शन किया और इस कार्यक्रम को विशेषता प्रदान की। माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री मसूदी जी एवं महाधिवक्ता महोदय के हम सब न्याय विभाग की तरफ से आभारी हैं कि उन्होंने अपनी गरिमाई उपस्थिति से इस कार्यक्रम को शोभायान किया। माननीय उच्च न्यायालय के सम्मानित न्यायमूर्तिगण, मुख्य सचिव महोदय, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, बार एसोसिएशन लखनऊ, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन प्रयागराज के अधिकारीगण, बार काउंसिल के सम्मानित सदस्यगण व इस सभागार में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्तागण व अन्य अधिवक्तागण व अन्य मीडिया के कर्मचारी बंधु जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं।